नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड है क्या? ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्यों इतने आतुर हैं कि किसी भी कीमत पर अब वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। खैर, ग्रीन मतलब होता है हरा और लैंड मीन्स होता है जमीन, तो हरी जमीन। लेकिन कंफ्यूजन में ना पड़िएगा, ये हरी जमीन नहीं है, यहाँ है सफ़ेद जमीन। मतलब समझ रहे हैं ना, बर्फ का एक टीला समझ सकते हैं। बर्फ जमी हुई नदी, बर्फ जमी हुई जमीन, बर्फ जमे हुए पहाड़, यही है ग्रीनलैंड। ऐसा क्या है ग्रीनलैंड में कि हर हाल में डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे कब्जा चाहते हैं? इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं मोहन पाठक आपको आज ले चलूँगा दुनिया के तमाम देशों में नई नई जंग छिड़ने और वेनेजुएला जैसे देश पर कब्जा करने और क्यूबा, मैक्सिको, कोलंबिया को धमकी देने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की नज़र जिस ग्रीनलैंड पर पड़ी है। आपको बता दें कि वो पहले भी अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं और कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। और आपको बता दें कि इसे वो कब्जे में लेने के लिए हर तरह का प्रयास करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या सच में ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए इतना ज़रूरी है? क्या बात सिर्फ इतनी सी है कि अमेरिका की सुरक्षा के नाम पर ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लिया जा सकता है, या फिर कोई और राजनीतिक पहल इसके अंदर शामिल हो जाती है? ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेना ही होगा, या फिर असली वजह बर्फ से ढकी ग्रीनलैंड की जमीन के अंदर दफन वो कीमती खजाने जिस पर कब्जा किए बिना ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला सपना पूरा ही नहीं हो सकता। दुनिया के नक्शे पर ग्रीनलैंड को अगर हम देखेंगे तो वो चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, यानी कि समुद्र से घिरा होने के कारण इसे ग्रीनलैंड का दर्जा प्राप्त हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। भौगोलिक तौर पर उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर यूरोप के बेहद करीब, क्योंकि ये यूरोप का गेटवे है। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि यूरोप का गेटवे किसे कहते हैं, तो आप ग्रीनलैंड को कह सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का द्वार किसे कहते हैं, तो बाराबंकी को कहते हैं। खैर, आइए हम ग्रीनलैंड में ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। इसका 80% हिस्सा पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। बची हुई 20% जमीन पर आबादी जो सिर्फ करीब 56,000 की है। लेकिन इससे भी जरूरी जानकारी ये कि ग्रीन डेनमार्क का हिस्सा है और यह आर्कटिक में जहां तक ग्रीनलैंड की सीमा है वह क्षेत्र रूस के बेहद करीब है। ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति की वजह से अमेरिका के लिए यह द्वीप सामरिक और तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा बिना कब्जे के भी अमेरिका ने ग्रीनलैंड में पिटुफिक स्पेस बेस बना रखा है, जो रूस की ओर से आने वाली किसी भी मिसाइल की पूर्व चेतावनी देने वाले रडार सिस्टम का केंद्र है। साथ ही साथ ये स्पेस बेस आर्कटिक क्षेत्र से रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर की भी तरह काम करता है। बाकी आइलैंड और ब्रिटेन के बीच का जो समुद्री गलियारा है GIUK गैप, उसके जरिए रूसी नौसैनिक सेना के जहाज़ों और पनडुब्बियों को अटलांटिक महासागर में जाने से रोकने के लिए भी अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा इन्हीं सामरिक वजहों का हवाला देकर ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करते रहते हैं। हालांकि इस खेल के अलावा भी एक और बड़ा खेल है जिसे ट्रंप खुलकर नहीं बताते हैं, और वो है नियोडीमियम और डिस्प्रोयशियम। ये दोनों क्या हैं, इसके बारे में जानना चाहिए। नाम फिर से सुनिएगा, नियोडीमियम और डिस्प्रोयशियम। ये दोनों दुर्लभ खनिज पदार्थ हैं। इन्हें नया सोना या इंडस्ट्रियल विटामिन्स माना जाना जाता है। बात समझ में आ रही है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका क्यों निगाहें डाले हुए बैठा है। उसकी निगाहें ग्रीनलैंड पर क्यों गड़ी हुई है, बहाना कुछ भी हो
देखिए खांसी आ जा रही है। तो सबसे शक्तिशाली परमानेंट चुंबक बनाए जाने में इसका हम उपयोग कर सकते हैं, यानी कि नियोडीमियम से दुनिया का सबसे मजबूत, शक्तिशाली और परमानेंट चुंबक बन सकता है, जो किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के मोटर में इस्तेमाल होता है ताकि कम वजन में वो अधिक पावर दे सके। मोबाइल फोन में लगे स्पीकर, वाइब्रेशन मोटर और बड़ी स्टोरेज क्षमता वाली छोटी छोटी हार्ड डिस्क इसी नियोडियम से बनती है। विंड एनर्जी से लेकर मेडिकल सर्जरी और मिलिट्री गाइडेंस सिस्टम के लिए भी नियोडियम जरूरी चीज है। डिस्प्रोयशियम को नियोडियम के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। नियोडिमियम चुंबक तो बना देता है, लेकिन उसका चुंबकत्व टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी बना रहे, इसके लिए डिस्प्रोयशियम की जरूरत होती है। ऐसे में बिना डिस्प्रोयशियम के कार की मोटर बन ही नहीं सकती। न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए जरूरत पड़ती है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने से लेकर हाई इंटेंसिटी लैब्स बनाने तक में डिस्प्रोयशियम का इस्तेमाल होता है, और इन दोनों ही खनिजों पर चीन का एकाधिकार आज है। दुनिया में जितना भी डिस्प्रोयशियम और नियोडिमियम सप्लाई होता है, उसका 80 से 90% अकेले चाइना के पास है। चाइना समय समय पर इसकी सप्लाई को रोकता रहता है, जिससे कभी मोबाइल फ़ोन नहीं मिलते तो कभी गाड़ियाँ नहीं मिलती, तो कभी मिसाइल गाइडेंस सिस्टम का प्रोडक्शन ठप हो जाता है। ये सब तभी ठीक ठाक चलता है जब तक चीन चाहता है। ग्रीनलैंड भी इन दोनों ही खनिजों यानी डिस्प्रोयशियम और नियोडिमियम का एक विशाल भंडार होने का अनुमान जताया जाता है। अमेरिका की असली मंशा इसी भंडार पर कब्जा करने की है, ताकि वो चीन की डिस्प्रोयशियम और नियोडिमियम की प्रोडक्शन के मामले में मनमानी को रोक सके और दुनिया में अपनी बादशाहत कायम कर सके। बाकी कुछ और भी वजह है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की सबसे बड़ी वजह भविष्य का समुद्री व्यापारिक मार्ग है। अभी आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, पिघलने की वजह से शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। अगर ये रास्ते पूरी तरह से बन गए तो पनामा और सुएज नहर के मुकाबले एशिया और यूरोप के बीच की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी। ग्रीनलैंड पर अगर अमेरिका नियंत्रण होता है तो भविष्य में इन रास्तों पर भी अमेरिका का दबदबा कायम रहेगा। तो दबदबा बनाने के लिए भी अमेरिका ये सारी चीज़ें कर रहा है। आपको चलिए बताते हैं कि यही कारण है कि ट्रंप जब दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे। ट्रंप उस समय दावा करते थे कि ग्रीनलैंड को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए डेनमार्क पर निर्भर होना पड़ रहा है। हर साल डेनमार्क करीब $600 मिलियन ग्रीनलैंड को देता है, जिसे ग्रीनलैंड अपना खर्च चलाता है। इसकी वजह से डेनमार्क पर बोझ पड़ता है और ये बोझ अमेरिका आसानी से उठा सकता है। लेकिन डेनमार्क ने कह दिया कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, तो ट्रंप अब उस पर मिलिट्री एक्शन के जरिए कब्जा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क उसी नाटो का सदस्य है जिसमें अमेरिका भी ट्रंप के नाटो देशों के प्रति भी अपनी नज़र टेढ़ी कर रखी है और साफ साफ कह दिया है कि नाटो देशों को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी और उन्हें अपनी जीडीपी का लगभग 5% हिस्सा अपनी सेना पर खर्च करना होगा ताकि अमेरिका पर दबाव कम हो। यानी कि जिस नाटो पर अभी अमेरिका दबदबा हुआ करता था, यानी कि अमेरिका का दबदबा हुआ करता था और अमेरिका भी नाटो देशों की खुलकर मदद करता था, वही नाटो देश अब अमेरिका के लिए बोझ बन रहे हैं। अगर इस बोझ को हल्का करने के लिए अमेरिका ग्रीनलैंड पर मिलिट्री एक्शन करता है तो नाटो के आर्टिकल 5 के मुताबिक ये मिलिट्री एक्शन पूरे नाटो समूह पर माना जाएगा। हालांकि जब नाटो का ये आर्टिकल तय हुआ था तो इसका मकसद रूस को नाटो देशों पर हमले से रोकना था, लेकिन अब जब अमेरिका ही हमला करने पर आमादा है तो नाटो तो खत्म होगा ही होगा, यूनाइटेड नेशन भी खत्म हो जाएगा। वैसे भी वेनेजुएला पर हुए एक्शन के बाद यूनाइटेड नेशन पर सवाल तो उठ ही रहे हैं कि क्या असल में भी कोई यूनाइटेड नेशंस है या फिर वो सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया है। अमेरिकी धमकी के खिलाफ अभी पूरा यूरोप एकजुट है। यूरोप के 7 देशों ने खुला ऐलान किया है कि ग्रीनलैंड को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, जर्मनी के चांसलर मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क, स्पेन के प्रधानमंत्री सैंचेज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर और डेनमार्क के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सेन का संयुक्त बयान शामिल है।
जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड का भविष्य तय करने के लिए वहां के लोगों की इच्छा और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सहारा लिया जाएगा, न कि अमेरिकी मनमानी को सहन किया जाएगा। दुनिया के तमाम देशों की बातों को अनसुना करके अमेरिका ने वेनेजुएला में जो किया है, उसे से डर इस बात का तो है ही कि यूरोप की बातों को भी नज़रअंदाज करके ट्रंप अपना मंसूबा जरूर पूरा करेंगे। अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो फिर वो रूस हो या चीन, वो भी उन देशों पर कब्जे की होड़ में जुट जाएगा जहां पर उसकी पहले से नज़र है। जैसे रूस की नज़र यूक्रेन पर है तो चीन ताइवान पर कब्जे का बहाना खोजता है। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जा इन दो महाशक्तियों को भी अपने अपने हिसाब से दूसरे देशों पर कब्जा करने का मौका दे देगा और फिर दुनिया एक अंतहीन जंग में उलझ जाएगी जिसे कोई भी कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं चाहता होगा। लेकिन आपको बता देना कि अगर ऐसा होता है तो एक रास्ता भारत के लिए भी खुलेगा कि भारत भी जब उसकी जो एक तरह से इच्छा है कि हम कश्मीर को, जो कश्मीर है, जो भारत की पार्लियामेंट में पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा माना जाता है, उस पर कब्जा कर लेगा और पूरी दुनिया देखती रह जाएगी और उसे बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन के नेताओं ने भी साफ कहा है कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क से जुड़े किसी भी फैसले का हक सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क को ही है। और ये सारी बातें तब हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की हमारी तैयारी हो रही है और ट्रंप ने कहा कि वह 20 दिन में ग्रीनलैंड पर बात करेंगे। यानी कि इससे पहले भी वो कई बार ग्रीनलैंड की जो बातें कर रहे थे उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बन गई है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स निल्सन ने कहा कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रीनलैंड को वेनेजुएला से जोड़कर सैन्य हस्तक्षेप की बात करते हैं तो यह न केवल गलत है बल्कि हमारे लोगों के प्रति अनादर है। निल्सन ने 4 जनवरी को बयान जारी कर कहा, मैं शुरू से ही शांत और स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि घबराहट या चिंता का कोई कारण नहीं है। केटी मिलर के पोस्ट से जिसमें ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे में लिपटा हुआ दिखाया गया है, इससे कुछ भी नहीं बदलता। हमारा देश बिकने वाला नहीं है, हमारा भविष्य सोशल मीडिया पोस्ट तय नहीं करता। यह तस्वीर अपमानजनक, राष्ट्रों के बीच संबंध आपसी सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर आधारित होते हैं। यह हमारे अधिकारों की अवहेलना करते हैं। ये थे ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक निल्सन। यूरोप के कई बड़े बड़े नेताओं ने ग्रीनलैंड को लेकर एक साथ बयान जारी किया है, जिसमें हमने आपको बताया कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन, डेनमार्क के नेताओं ने कहा है कि आर्कटिक इलाके की सुरक्षा यूरोप के लिए बहुत अहम है और इसका असर पूरी दुनिया की सुरक्षा पर पड़ता है। यानी कि ग्रीनलैंड के आसपास का जो इलाका है वो पूरी दुनिया के लिए अहम हो जाता है। नाटो पहले ही कह चुका है कि आर्कटिक क्षेत्र उसके लिए अहम है, इसी वजह से यूरोपीय देश वहां अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। आर्कटिक को सुरक्षित रखने और किसी भी खतरे को रोकने के लिए वहां ज़्यादा गतिविधियां और निवेश किए जा रहे हैं। डेनमार्क और उसके साथ ग्रीनलैंड भी नाटो का हिस्सा है। बयान में कहा गया है कि आर्कटिक की सुरक्षा सभी देशों को मिलकर करनी होगी। यह काम नाटो के दूसरे देशों खासकर अमेरिका के साथ मिलकर किया जाएगा। इसमें संयुक्त राष्ट्र के नियमों का पालन किया जाएगा जिनमें हर देश की आज़ादी, उसकी ज़मीन की सुरक्षा और सीमाओं का सम्मान शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका इस पूरे काम में एक अहम साझेदार है। यह साझेदारी नाटो के जरिए और डेनमार्क और अमेरिका के बीच 1951 में हुए रक्षा समझौते के तहत होगा। ये सारी चीज़ें डेनमार्क से जुड़ी हुई निकल के आ रही हैं। आपको बता दें कि किसने क्या कहा। तो अच्छा, जिसको हमने अभी चर्चा की थी पिछले दिनों वेनेजुएला को लेकर कि दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल वेनेजुएला के पास है, उसी तरह ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में स्थित जो अमेरिका, यूरोप और रूस के बीच सैन्य और मिसाइल निगरानी के लिए बेहद अहम हो जाता है। यहाँ अमेरिका का थूले एयर बेस पहले से बना है जो मिसाइल चेतावनी और रूसी चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जरूरी है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं। ग्रीनलैंड पर प्रभाव होने से अमेरिका इस इलाके में अपनी भू राजनीतिक पकड़ मजबूत रखना चाहता है। वहीं ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज, तेल, गैस, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार माने जाते हैं जिनका भविष्य में आर्थिक और तकनीकी महत्व बहुत ज़्यादा है। चीन इनका 70 से 90% उत्पादन नियंत्रित करता है, इसलिए अमेरिका अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है जिससे नई शिपिंग रूट्स खुल रही हैं। ग्रीनलैंड का नियंत्रण अमेरिका को इन रूटों पर प्रभुत्व और आर्कटिक क्षेत्र में रूस की बढ़त को रोकने में मदद करेगा। वहीं अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंट लाइन मानता है। वहाँ प्रभाव बढ़ाकर वह भविष्य के संभावित खतरों को पहले से ही रोकने की बात करता है। ग्रीनलैंड में
क्षेत्रफल की बात करें तो 21 लाख वर्ग किलोमीटर है। दुनिया का 10% ताज़ा पानी यहाँ मौजूद है। डियोडाइनियम, प्रासियोडाइमियम, डिस्प्रोइयम, टर्बियम और यूरेनियम जैसे दुर्लभ खनिजों का ये भंडार हो जाता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की में मोनरो डॉक्ट्रिन का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि यह कार्रवाई अमेरिका की 200 साल पुरानी विदेश नीति के मुताबिक है। ट्रंप ने यह भी कहा कि मोनरो डॉक्ट्रिन अब पुरानी हो चुकी है और अमेरिका इससे भी आगे जाकर कार्रवाई करेगा। मोनरो डॉक्ट्रिन की शुरुआत साल 1823 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने की थी। इसका मकसद यूरोपीय देशों को उत्तर और दक्षिण अमेरिका के मामलों में दखल देने से रोकना था। इस नीति के तहत अमेरिका ने पूरे लैटिन अमेरिका को अपना प्रभाव क्षेत्र माना। बाद में इसका इस्तेमाल कई बार लैटिन अमेरिकी देशों में अमेरिकी हस्तक्षेप को सही ठहराने के लिए किया गया था। तो मिला जुलाकर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप कमर कस चुके हैं और देखने वाली बात होगी कि भविष्य में क्या होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।